हेलो बच्चों कैसे हैं। आशा आप लोग अच्छे होंगे। आज थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है बट खड़े हैं। क्यों? आपके लिए। चलिए ठीक है, इसी पे शुरुआत करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है हमारा जो पिछली बार पार्ट 2 में हम लोग देखे थे, वही हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्या? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए भैया, इलेक्ट्रिसिटी यही अभी ये चलता रहेगा। और आपका अपना यूट्यूब चैनल है पीटी, जिसको कहते हैं पांडे ट्यूटोरियल्स, द पावर ऑफ टीचिंग। ओके, चलिए अब थोड़ा सा पावर हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए, पिछली बार जो हमने आपको पढ़ाया था, अभी पहला पार्ट और दूसरा पार्ट को मिला करके क्या पढ़ाए थे? चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ाए थे? हाँ, क्या पढ़ाए थे? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ाए थे? रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। फिर क्या पढ़ाए थे? रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। फिर इसी का पढ़ाए थे कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। ये पढ़ाए थे, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। और पोटेंशियल डिफरेंस में एक और पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। इसका हम लोग एक एक टॉपिक हम लोग बड़े एक्सप्लेनेशन से अच्छे से पढ़े थे, ठीक है। और उसमें से अभी कुछ इसकी और इसकी कुछ चीजें बच गई थी, जो हमने आपसे कहा था कि अगर कोई भी चीज अगर मान लीजिए छूटती है तो हम लोग अगले पार्ट में इसको 100% कवर करेंगे। तो जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, वैसे हम इसके बारे में कुछ थोड़ी से और चीजें बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में भी आए हैं और आते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम कह लीजिए, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम कह लीजिए, रेलवे के एग्जाम हो गया, एसएससी के एग्जाम हो गया, किसी भी एग्जाम में जिस एग्जाम में साइंस आता है उसी सारे एग्जाम में वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बड़ा प्ले रोल करता है। तो हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का एक बार फिर से देखेंगे कि क्या आखिर चीज छूटा है हमारी नजरों से और हमको कितना पढ़ना है। चलिए, तो और आशा करते हैं आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, जैसा हमने बताया वैसा आप लोग पढ़ रहे हैं। और एक बात कह दे रहे भैया, जैसा हम कह रहे हैं अगर वैसा आप चलते गए तो देखना कि मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, जैसा हमारा एक्सपीरियंस है, कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बिना किसी ज्यादा दर्द लिए, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं, हम लोग पीछे आपको इसी से छोड़े थे, रेजिस्टिविटी, ठीक है। देखिए, रेजिस्टिविटी आपको से यही छोड़े थे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय किससे? रो से। रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम क्या है? रो। क्या है? रो। और बेटा इसका एक दूसरा नाम होता है, वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमने आपको बताया था ना कि रेजिस्टेंस 4 पे डिपेंड करता है। पहला किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। दूसरा किस पे रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक। तीसरा किस पे रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। फिर एक चौथी चीज है, बहुत ध्यान से, यही है, हमने आपको बताया था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मटेरियल, कि वो कंडक्टर किस मटेरियल से बना है। तो ये जो है ना मटेरियल, इस मटेरियल का मतलब है ये रो, ठीक है। इस मटेरियल का मतलब क्या है? रो। अब देखो, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, ठीक है। अब ये रो है क्या? कहते तो रो है, इसकी एसआई यूनिट भी आपने बताया, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है। हमने आपको निकाल के दिखाया था। लेकिन ये रो है क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? देखो, रेजिस्टेंस का क्या काम होता है? अगर हम लोग देखें कि रेजिस्टेंस का क्या काम है,
रेजिस्टेंस का यहां क्या काम है? रेजिस्टेंस का काम क्या है? रोकना। ठीक है, ठीक है, रोकना, रुकावट, रोकना रेजिस्टेंस का काम है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या काम है आपको मैं बताऊं? रोकने की क्षमता, रोकने की क्षमता, कैपेसिटी टू अपोज। ये हुआ किसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का काम। मतलब क्या है? जिसके पास रोकने की क्षमता ज्यादा होगी, क्या वो रोकेगा नहीं? आप बताओ, जिसके पास रोकने की क्षमता ज्यादा होगी, क्या वो रोकेगा नहीं? ऑब्वियस बात, रोकेगा। ठीक, जैसे क्या है, एक पतला इंसान ले लो, एक मोटा आदमी, मोटा मतलब हेल्दी बॉडी बिल्डर। अब दोनों के बीच में पतले वाले में क्या है, आप खुद समझ जाओगे। पतले वाले क्या है? रोकने की क्षमता कम है, ठीक। और जो हेल्दी है, जिम वाला है, जो खा पी कर एकदम बढ़िया से हरी सब्जियां खा कर एकदम बिल्कुल फिट हो गया, उसके अंदर रोकने की क्षमता क्या है? ज्यादा है। तो रोकेगा कौन ज्यादा? इसलिए देखिए, बड़े बड़े जो आदमी होते हैं वो क्या बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। बॉडीगार्ड पिक्चर भी आई है, और वो भी किस हीरो को दिया गया है? शरीर को देख दाख के दिया गया। अक्षय कुमार को नहीं दिया गया, सलमान खान को दिया गया। बिकॉज ऐसा नहीं कि अक्षय कुमार जी फिट नहीं है, बहुत अच्छे से फिट है, बट कंपेरिजन बिटवीन टू बॉडीज, फिजिकली देखने से, आउटलाइनिंग। तो देखिए, बड़े बड़े जो आदमी लोग होते हैं, बड़े बड़े हाई स्टेटस वाले लोग होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। अब बॉडीगार्ड क्या? सुगड्डा। अब वही सलमान खान के पास भी बॉडीगार्ड देखिए, बिल्कुल एकदम हैवी। क्यों? उनके अंदर रोकने की क्षमता पब्लिक को क्या है? ज्यादा है, तो इसलिए वो ज्यादा पब्लिक को रोक सकते हैं। तो वही चीज है कि अगर जिसके पास रोकने की क्षमता ज्यादा होगी, वो क्या नहीं रोकेगा? और ये किसको रोकेगा? आपको पता है, करंट को रोकेगा। रोकेगा कि नहीं? तो इसका मतलब यही होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये आपका समझ में आया कि जिस मटेरियल में रोकने की क्षमता ज्यादा होगी, जिस सब्सटेंस में रोकने की क्षमता ज्यादा होगी, वो ज्यादा रोकेगा। अब जैसे क्या है, दो इंसान ले लीजिए, एक पतला सा है, वो खाना कितना खाएगा? मुश्किल से एक रोटी, दो रोटी। जिसके अंदर, और उसको भी एक दो रोटी दे दिया जाए दूसरे इंसान को, तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, अपने को और चाहिए, 10-20 रोटी लाओ, एक दो कटोरा सब्जी लाओ, दो दाल। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा खाता है। जो कम खाता है वो कम ही तो खाएगा, और जो ज्यादा खाता है उसको कम में कोई संतुष्टि होगी, या तो फिर बाहर जाकर निपटेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके अंदर जो भी चीज की क्षमता ज्यादा होगी, वही ज्यादा काम करेगा। भाई किसी के अंदर फुटबॉल खेलने की क्षमता ज्यादा, रनिंग होता है, वो रनिंग करता है, एथलीट बनता है। ठीक है, तो अब किसी के अंदर क्या है, माइंड गेम है, वो चेस का प्लेयर बनता है। ठीक, किसी को, अब इसी फिजिक्स में ले लीजिए, किसी को थ्योरी पोर्शन अच्छा है, वो थ्योरी अच्छा से आता है, तो न्यूमेरिकल में रह जाता है, क्षमता ज्यादा याद करने की। और किसी को न्यूमेरिकल की क्षमता ज्यादा होती है, वो जो न्यूमेरिकल करता है, थ्योरी में दिक्कत होती है, जैसे लाइक थ्योरी लर्निंग का हिस्ट्री सिविक्स में उसको दर्द होता है, क्योंकि वो क्षमता नहीं है। तो ये चीज है, जिसके अंदर जो क्षमता, इसके अंदर रोकने की क्षमता है, इसलिए वो ज्यादा रोकता है। तभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में? तभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि हमने आपको 3 एग्जांपल दिया था। एल का मतलब क्या होता है? एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम। उसके बाद फिर क्या बताया था? कॉपर, Cu। ठीक है, सिल्वर, Ag। अब देखिए, बेस्ट जो कंडक्टर है किसके लिए? करंट के लिए, वो ये सबसे ज्यादा है, उससे कम ये है, उससे कम ये है। अब यहां इसकी बात कर लें तो इसमें, इन सब में रोकने की क्षमता किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। फर्स्ट नंबर पे ये है, मतलब रो एल्युमिनियम की ज्यादा है, किससे? रो कॉपर से और रो Ag से। इसका मतलब रेजिस्टेंस भी एल्युमिनियम का क्या होगा? ज्यादा होगा, किससे? कॉपर से और Ag। ये बात बेटा अच्छे समझ में आई?
ठीक, कॉन्सेप्ट मुझे मालूम है कि वो मटेरियल वाला आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं खुद नहीं संतुष्ट था। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। ठीक, कि यहां मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल मतलब क्या है, रो है। मटेरियल का मतलब रो है। ठीक, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर मींस रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब अगर दो तार है, एक ये तार है और एक ये तार है, तो इन दोनों में, ये दोनों कॉपर से बने हैं, इसका मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक, क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल से बने हैं, ये दोनों कॉपर से बने हैं। अगर एक कॉपर या एल्युमिनियम होता तब वह मामला गड़बड़ हो जाता, तब वो कहानी दूसरी होती। लेकिन यहां क्या कर रहे हैं कि ये दोनों तार सेम मटेरियल से बने हैं, तो सेम जिस क्वेश्चन में, एक बात ध्यान रखना मेरे भाई मेरे बच्चे, कि जिस क्वेश्चन में कह दिया गया कि सेम मटेरियल से बना हुआ है कोई दो चीज, तो वहां 100% आप सपोज कर लेना कि ये मान लेना, ऑटोमेटिक ये मान लेना, किसी से पूछने की जरूरत, कंफ्यूजन खुद से भी पूछने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके ये मान लेना कि इन दोनों के बीच में रेजिस्टिविटी सेम होगी और सेम है। अगर सेम मटेरियल का बना है, अगर डिफरेंट मटेरियल का बना है तो वहां मामला गड़बड़ है, वहां सेम नहीं होगा। अब आप कहोगे कि सर रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी नजर किधर है, मामला सब कुछ इधर है। देखिए, रेजिस्टेंस कहता है हम राजा आदमी है, किसी एक पे नहीं होते हैं, हम तीन तीन हमारे पास हथियार और है। आई बात समझ में, हम सब चीज लेके चलते हैं और हम जो भी काम करते हैं अपने चारों को देखते हुए चलते हैं, क्योंकि हम उन्हीं पे निर्भर हैं। ये हमारी कुर्सी है और ये चार हमारे क्या है, उस कुर्सी के पैर हैं। तो हमारी कुर्सी खड़ी है अगर, तो इन चार के पैरों पे, तो हम एक पैर से कोई काम नहीं करेंगे, चारों का बराबर है और हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कुर्सी भी हमसे भेदभाव नहीं करती है खड़े होने में। तो जब कुर्सी हमारी चार पैर रहेंगे तभी तो खड़े होंगे। तो वही चीज रेजिस्टेंस कहता है कि चलो मटेरियल तो सेम है, व्हाट अबाउट द लेंथ, व्हाट अबाउट द एरिया, व्हाट अबाउट द टेम्परेचर, अगर ये तीनों बताओ तब हम, अगर ये तीनों सेम है तब रेजिस्टेंस सेम होगा। अगर इन तीनों में कुछ गलत हुआ तो वहां रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। वही देखिए, ये देखिए क्या लेंथ सेम है, नहीं है, इसका मतलब रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। एक आप ऐसे आंखों से ही देख लीजिए, इसके अंदर अब जाने की जरूरत नहीं, ये इतना बड़ा, ये इतना, एरिया की सवाल नहीं उठता, एरिया के ऊपर जाना ही नहीं, क्योंकि लेंथ से ही डिफरेंशिएट हो गया, लेंथ से ही तो अंतर हो गया कि ये लेंथ क्या है, छोटा, ये लेंथ बड़ा है, तो ये लेंथ छोटा, ये लेंथ बड़ा, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हम किसके बेसिस बताएं, लेंथ के बेसिस पे। तो फाइनली रेजिस्टेंस ज्यादा कम है वो इसके ऊपर भी हम बताएंगे, लेकिन एक आउटलाइन देके करें। अगर कहते हैं कि कॉपर ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे ही आपसे टेस्ट कर लिया जाएगा, अच्छा बेटा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लियो, अच्छा पढ़ लियो, अच्छा ये दो तार है, ऐसे ही पूछते बेटा, ऐसे ही आपसे वो परख लेंगे, ऐसे आपको जांच ली है कि अच्छा आवत है, चला ठीक है आवत है, बताइए ये दो तार है, ये तार एक L है, ये 2L है, बताइए, और ये दोनों कॉपर से बना है, तो क्या ये रेजिस्टेंस सेम होगा? आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं? रेजिस्टिविटी तो दोनों की सेम है, और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, मतलब दोनों की रोकने की क्षमता बराबर है, तो दोनों तो रोकेंगे एक ही जैसे ना, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी तो सेम हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि लेंथ सेम नहीं है। आगे हम एरिया की तरफ जाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमको पहले ही रेजिस्टेंस पे दिख गया। अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तब हम एरिया पे जाएंगे। क्लियर हो गया भैया? ये चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जब भी हम किसी का निकालते हैं तो चार चीज पे जरूर जाते हैं, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी रोकने की क्षमता। तो ये चीज समझ में आई भैया कि आखिर रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है? आया समझ में? ये चीज समझ में आया। अब इसकी क्या है, करंट की अगर क्षमता देखें तो इसमें ये करंट की क्षमता सबसे बेस्ट है।
इसीलिए तो इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, रोकने की क्षमता क्षमता इसकी रोकने की क्षमता कम है, तभी तो कम रोकेगा, कम रोकेगा तो ज्यादा करंट जाएगी। वही है इसकी, इससे क्या है, करंट की दौड़ने की क्षमता इससे थोड़ा सा कम है, तो ये इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। कौन, रो, और ये ज्यादा तो ये ज्यादा। समझ गए भैया? इस चीज को ध्यान रखिएगा, जिस बॉडी में करंट फ्लो ज्यादा हो रही है वहां ये ऑटोमेटिक आप समझ लीजिएगा कि इसका मतलब वहां रुकावट या जो रोक रहा, अपोज कर रहा, वो कम है। समझ गए? तो ये समझ में आया? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? चलिए, ये आपको समझा लिए। अच्छे से पढ़िए, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज हम आपको बताएंगे, एक एक चीज को पॉइंट आउट कर करके, ध्यान दे करके, बस धैर्य से आप पढ़िए। फिर वही हम बात आ जाती है, घूम फिर के धैर्य से पढ़िए। अच्छा, एक चीज हम आपसे ये पूछें, इंपॉर्टेंट है, आता है, कब व्हेन आर जो होता है वो रो के इक्वल होगा? ये रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर कब होगा? कंडीशन बताइए। पूछ लेते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछेंगे, नहीं तो कंपटीशन में भी आता है, ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको बताना पड़ेगा। तो ये आप बताइए कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर कब होता है? का भैया सब राजी खुशी? हाँ, का लगता था नहीं आएंगे, फिर आ गया। अरे बहुत लंबा दंगल चलेगा हमार कहा। चलो बताओ भैया, कब इक्वल होगा? अरे हमारे चाचा, अरे हमारे भैया, तनिक दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ, देखो कैसे हो रहा है। देखिए, हाँ सही है। देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए होता है कि नहीं? ये फॉर्मूला होता है, इसका ओरिजिनल फॉर्मूला ये होता है रेजिस्टेंस का। अब रो एल बाई ए है और हमें रो इक्वल टू आर इक्वल टू रो करना है, और आप लोग बाकी बहुत अच्छे बच्चे हैं, बस थोड़ा सा आप दिमाग लीजिए, लगा लीजिए कि अगर लेंथ, जिसको एल कहते हैं, अगर 1 मीटर हो गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉमा ए अगर 1 मीटर स्क्वायर हो गया, कंडीशन, तो क्या होगा? पुट करिए, आर इक्वल टू रो 1/1। आई बात समझ में? तो ये आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक? व्हेन रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी कब होगा? इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ दियर क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, then resistance in the conductor equals to the specific resistance or resistivity of that conductor। क्लियर है बेटा? अच्छे से ये चीजें नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा, आसान है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक? रब कर दूं? चलिए, एक चीज आपसे क्वेश्चन हम पूछें, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया था, सैंपल पेपर्स में भी मिल जाएंगे। देखिए,
देखिए ये 3 कंडक्टर है, पहला कंडक्टर ये है फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट है, दूसरा कंडक्टर है, ये तीसरा कंडक्टर है। क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है, और लेंथ कितना है, एल है। आई बात समझ में? इसका एरिया है a/3, ठीक है, और लेंथ कितना है, l/3 है, सॉरी 3l है। 3l क्या है, यहां पे 2 ले लीजिए, 2l है, ठीक है। और ये चीज समझ में है। अब इसका देखिए, इसका एरिया है 2a और लेंथ कितना है, l/2, और ये तीनों किससे बना हुआ है, कॉपर वायर से। ये तीनों कॉपर वायर से बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों कॉपर वायर से बना है। इसका मतलब पहला दिमाग कि तीनों सेम मटेरियल से बना है, तीनों सेम मटेरियल से बना है, ठीक है। हाँ बताइए, तीनों सेम मटेरियल से बना, कॉपर वायर से। तो अब इसमें ये बताइए, ऑप्शन छोड़िए, इसमें ये बताइए कि तीनों में से किस कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, किसमें सबसे कम होगा, बताइए। बताइए। देखिए चलिए हम बताते हैं। देखिए कॉपर वायर है तीनों, तो इसका मतलब सेम मटेरियल से, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा, पहली बात सेम होगी, ठीक। उसके बाद अब हर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सब में हम कितना लगाएंगे, R इक्वल टू, यहां पे लिख लीजिए, ये कॉपर वायर से मालूम है, यहां पे लिख लीजिए, यही फॉर्मूला सब में लगाएंगे, R इक्वल टू रो L/A, यही लगाएंगे, ठीक है, यही फॉर्मूला सब में लगाएंगे। अब देखिए ये फर्स्ट है, तो इसमें कितना लगाते हैं, देखिए R1 कितना है, रो L कितना, इसकी लेंथ L है, L अपॉन एरिया कितना है, A है, ठीक है, यही है बेटा। तो R1 जो हो गया इसका रो, इसका हो गया L/A हो गया। इसका देखिए R2 निकालो, तो R2 में रो वही है, लेंथ कितना हो गया बेटा, 2L हो गया, और A कितना हो गया, A/2 हो गया। तो ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में है, तो जब कोई चीज डिनोमिनेटर में, मैथमेटिक्स में भी है, कोई भी चीज डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन में है तो वो न्यूमरेटर के साथ क्या कर लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है और रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 2/A बन जाता है। तो ये क्या हो गया, R2 रो 2 to 4 L/A, इसका मतलब R2 क्या हो गया, रो 4 रो L/A है। और R क्या है,
आर को हम रो एल बाई लिख सकते हैं ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया R1 जो है वो R के बराबर है कि नहीं है। आप बताओ, क्या हम इसकी जगह पे ये नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि R रो एल बाई ए है, तो हमने रो रख दिया वैल्यू, लेंथ L है और एरिया A ही है, तो रख दिए, तो यही तो ये हुआ, कोई चेंज हुआ लेंथ में, L है लेंथ वही है, सेम लेंथ है, एरिया भी सेम है, तो रख दिया। यहां पे देखिए, यहां पे R2 जो है वो क्या है, 4R है, यस और नो। यहां पे देखिए, ये इसकी जगह हमने R रख दिया, यस और नो। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करना अगर आ रहा है तो इसको L डाल लो, समझ में आया, ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब इसका निकालते देखते हैं, R3 देखिए क्या है, R3 रो L कितना है, L/2 अपॉन ये कितना है एरिया 2A, ठीक। तो R3 कितना हो गया, रो या आपका क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो L/2 नीचे आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 ये हो गया, तो R3 कितना हो जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, और ये क्या बचेगा, रो L/A बचेगा। आई बात समझ में, तो ये रो L/A की जगह पे हम R लिख सकते हैं, तो ये होगा क्या, इसका होगा आपका R3 इक्वल टू 1/4, सॉरी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां पे लिख दो, R3 कितना है 1/4 ए है, सॉरी R, ठीक। देखिए ये कंडीशन एक ये आई, पहले कंडक्टर की, दूसरी कंडक्टर की ये आई, और तीसरा रेजिस्टेंस ये आया कि नहीं, कोई गलत। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इसका लेंथ एरिया सेम था, यहां पे आने का इसका लेंथ बढ़ गया, एरिया घट गया, ये दूसरा कंडक्टर है, तीसरा कंडक्टर लिया जिसमें क्या है, एरिया को ट्वाइस कर लिया और लेंथ को हाफ कर दिया। अब हमने तीनों का अलग अलग क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस। इस हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला होता R रो L/A, जिसमें हमने लेंथ देखा वही है रख दिया, एरिया वही है रख दिया, इसके जगह पे रो L/A आ गया, हमने R निकाल दिया, कोई दिक्कत, ठीक। उसके बाद इसमें क्योंकि सेम मटेरियल से बना है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी बेटा, सेम होगी, रो सेम होगा, क्योंकि तीनों में रोकने की क्षमता क्या है, सेम होगी, क्योंकि सेम मटेरियल से बना है, ठीक है। अब ये रो है तो रो रख दिया। अब उसके बाद लेंथ कितना है 2L है और ये A/2 है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो जैसे ही आएगा तो ये इनटू होगा और ये उल्टा हो जाएगा, तो 2/A हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये 4R आ गया, ठीक। यहां पे भी वही करेंगे, रो है रो रख दिया, L कितना है L/2, तो L/2 रख दिया, L के पे 2A है तो 2A रख दिया। अब डिनोमिनेटर यहां पे क्या है, अब फ्रैक्शन न्यूमरेटर में, फ्रैक्शन न्यूमरेटर में तो ये नीचे वाला आकर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये 2 2 जा नीचे आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और रो 1/4 बाहर का, तो रो L/A आया। अब इसकी जगह पे R है तो हमने R रख दिया। अब आप खुद देख लो कि किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसमें सबसे ज्यादा होगा, इसमें कि इसमें कि इसमें। अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू आप 20 ले लो, कितनी 20 ओम, तो इसका कितना होगा 20 ओम होगा, इसका कितना होगा 80 ओम होगा नहीं, और इसका कितना होगा R3 कितना होगा भैया 1/4 इंटू 20 मतलब 5 ओम। देख लीजिए, हमने एक सपोज कर लिया कि अगर इसको सपोज कर लिया कि ये R मान लीजिए 20 ओम है, तो हमने इसी से तो कंपेयर करा दिया
इसका कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है इससे कंपेयर करा लिया, इसका जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है इससे कंपेयर करा लिया, इसका जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो इससे कंपेयर करा लिया। इसकी वैल्यू 20 ओम है, हमने यहां पर रख दिया 20 ओम, इसकी 20 हो गई। इसकी वैल्यू क्या है 4R है, इसका मतलब 4 गुना है तो 80 ओम हो गया। इसमें क्या 1/4 टाइम्स है तो ये 1/4 इंटू 20 हो गया। R की वैल्यू हमने 20 रख दी तो 4 से कैंसिल हुआ, 4 5 क्या हो गया। तो अब इसमें सबसे ज्यादा किसका रेजिस्टेंस है? इसका हाईएस्ट, इसको हाईएस्ट का उपाधि दी जाती है। प्राइज गोज टू सेकेंड कंडक्टर। तुम मुस्कुरा कह रहे हो, खराब हो, तुमको कोई जल्दी यूज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तुम काम लायक हो ही नहीं भैया, तुम करंट कम ही फ्लो करोगे इसलिए। लेकिन हाँ, रेजिस्टेंस में तुम विनर बन गए, रेजिस्टेंस में ये विनर बन गए, लेकिन इनको ये बुलावे में विनर बने, इनको ये नहीं मालूम असलियत क्या है। लेकिन इस क्वेश्चन में हाईएस्ट रेजिस्टेंस इनका होगा, सेकंड नंबर में किसका है? इनका है, थर्ड नंबर पे इनका है। देख लो भैया, अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी कंडक्टर का अगर रेजिस्टिविटी सेम है तो उसका रेजिस्टेंस भी सेम होगा। प्रूफ आपके सामने है। तीनों की रेजिस्टिविटी सेम है तो क्या तीनों का रेजिस्टेंस सेम है? नहीं। क्यों? क्योंकि एरिया लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। और तीनों में एरिया लेंथ देखिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब लेंथ एरिया चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी देखिए सबका सेम हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, एक एक चीज को बार बार इसको रिपीट कर करके समझिए। पर जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ गए? इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अरे दशरथ मांझी ने जब एक छीनी हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ दिया, ये तो पहाड़ से बहुत कम है, तोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। और छीने हथौड़ी आपके लिए हम हैं, यूज करिए, तोड़ दीजिए, ठीक। ये चीज समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए रब करता हूं। अब एक चीज और समझाएं आपको, मजा आया कि नहीं? हाँ, देखिए देखिए ये आया एक क्वेश्चन और। सपोज करिए ये एक लेंथ है, ये लेंथ है, ठीक है। लेंथ है, ये वायर, सॉरी ये क्या है? वायर, ठीक। जिसकी एरिया, वायर है जिसकी एरिया कितनी है? ए है, और लेंथ कितना है? एल है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आप अपने आप से फॉर्म कर लीजिएगा। इसकी जो लेंथ एरिया है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ए है और लेंथ एल है, ठीक। इसी को क्या कर दिया गया? बाई स्ट्रेचिंग, बाई स्ट्रेचिंग मतलब इसको क्या कर दिया गया? खींच करके, फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच कर दिया गया। और स्ट्रेच करने के बाद आपका ये वायर बना दिया गया, जबकि इसकी, ठीक है, लेंथ क्या कर दिया गया? 2 टाइम्स कर दिया गया। इसकी लेंथ कितनी कर दी गई? 2 टाइम्स, ठीक। अब इसका R1 रेजिस्टेंस जो दिया, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या है? मान लीजिए 10 ओम है, ठीक। तो इसका न्यू जो रेजिस्टेंस क्या होगा?
आर न्यू क्या होगा, ये बताना है। और दोनों ध्यान रखना, दोनों कॉपर वायर के, वही यही जो तार ये है वही तार ये है। इसका न्यू रेजिस्टेंस बताइए। आया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछ लेते हैं यार। यही तो न्यूमेरिकल है जो कॉन्सेप्चुअल है, बच्चे को थोड़ा सा परेशान करता है, यही तो हमें आपको बचाना है। देखिए क्वेश्चन अगर नहीं समझ आए तो फिर से बताते हैं। ये दो तार है, ये तार कॉपर वायर का है जिसका लेंथ और एरिया ये दिया है और इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। इसी तार को क्या कर दिया गया, स्ट्रेच करके ये बना दिया गया, इसी ही तार को, सेम वायर को, इसको लेंथ को ट्वाइस कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया। तो बताइए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बताइए। आते हैं, हाँ तो दिमाग में ठनका, कुछ गूंजा, ये सांप नहीं है, कुछ दिमाग में आ रहा है। देखो चलिए, बढ़िया ट्राई है। देखो कभी भी जीवन में उदास मत हो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब होगा। अरे यार, अरे एक ही बार तो परेशान कर रहा है, उसके बाद जैसे इसका सामने सोल्यूशन आ गया फिर क्या परेशान करेगा, कुछ नहीं। देखिए अब इससे कई तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। कैसे, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, रो एल बाई ए होता है। इसका लेंथ क्या हो गया, आर। देखो आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, हमने 10 रख दिया। और रो कितना है, एक बात ध्यान रखना भैया, फिर वही काम यहां आ गया कि जो तार ये है यही तार ये है, सेम वायर है। मतलब क्या है, तार लिए, एक तार था, इसको हमने खींच करके इतना बना दिया, उसी तार को। इसका मतलब जिस तार ये जिस चीज से बना है, जब सेम तार है तो दोनों तो सेम होगा ना, ये अलग अलग होगा। कॉपर वायर से अगर ये बना तो ये भी वही कॉपर वायर का होगा, अगर एल्यूमिनियम से बना तो ये भी एल्यूमिनियम का होगा, अगर सिल्वर से बना तो ये भी सिल्वर होगा, या और किसी से अगर बना तो वो भी वो दोनों सेम होगा। इसका मतलब है दोनों का मटेरियल सेम है, और दोनों की रोकने की क्षमता क्या है, सेम है। इसका मतलब जो रो इसमें होगा वही रो इसमें होगा। ये क्लियर हो गया। चलिए, और लेंथ कितना है, एल अपॉन ए, ये है, ये हो गया पहला, हमने इसको पहला मान लिया। अब इसका देखिए आर न्यू अगर निकालना है तो रो वही है, एल कितना है 2L, तो एरिया कितना होगा, बस यही समझना है। एक बात बेटा ध्यान रखना कि अगर कोई वायर है उसको क्या किया जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है, और स्ट्रेच करके क्या किया जा रहा है, उसको लंबा किया जा रहा है। बात बिल्कुल ध्यान रखना, कोई भी अगर वायर है उसको कहा गया है कि इस वायर को स्ट्रेच किया गया है, सॉरी लंबा किया गया है बाय स्ट्रेचिंग। तो एक चीज दिमाग में ये रखना कि इसका मतलब ये है कि इसी को ही खींच के क्या कर दिया गया, लंबा कर दिया गया। तो मेरे भाई आप ये ध्यान हमेशा ये रखते हो, किसी भी चीज को अगर आप खींच के लंबा करो तो देखो जो पहले तार की या उस जो भी चीज को आप खींच रहे हो, कि जो भी चीज को आप खींच रहे हो उसकी मोटाई क्या पहले के मोटाई से सेम रहेगा, क्या अंतर रहेगा। आई बात समझ में, मतलब जो तार आप खींच रहे हो, खींच लिए, तो क्या पहले जो मोटाई थी क्या खींचने के बाद वही मोटाई रहेगी, नहीं रहेगी।
ये ध्यान रखना। इसका मतलब स्ट्रेचिंग में लेंथ पे तो फर्क पड़ रहा है, एरिया पे भी फर्क पड़ेगा। आप देखो, आप आटे का लुई लो जो गूंथते हैं आटा, या मम्मी देखो बनाती हैं इतना छोटा छोटा, उसके बाद उसको बेलती हैं। तो जब वो छोटा था तो क्या था, मोटा था, और जैसे ही उसको इन्होंने स्ट्रेच करना शुरू कर दिया तो आटा तो वही है ना, लेकिन स्ट्रेच किया तो पतली, फिर रोटी क्या हो गई, गोल हो गई, पतली हो गई। तो एरिया पे भी फर्क पड़ रहा है। पहले लुई इतना था, अब इतना हो गया। लुई देखो तब भी सर्किल में था, तब भी सर्किल में, लेकिन क्या है, अब उसकी एरिया कितनी थी, पहले इतनी थी, इतनी होगी। लेंथ देखो बड़ा हो गया। तो कोई भी तार को अगर आप घसीटोगे, उसी तार को अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कह दिएगा, किसी भी क्वेश्चन में तार को अगर किसी चीज को लंबा किया जा रहा है, तो बस अपने दिमाग में एक चीज जरूर पूछोगे कि स्ट्रेच हो रहा है कि नहीं। अगर स्ट्रेच लिख दिया गया क्वेश्चन में, तो इतना ध्यान रखना कि वो जितना वायर बढ़ रहा है लेंथ, उतना ही एरिया कम होगा। समझ में? अगर लेंथ ट्वाइस हो रहा है तो एरिया इसका कितना होगा, हाँ a/2 होगा। अगर लेंथ 3 गुना हो रहा है तो एरिया a/3 होगा। अगर 4 गुना हो रहा है, 4l, l से 4l हो रहा है बाई स्ट्रेचिंग, ये कब केस होगा, स्ट्रेचिंग में। तो स्ट्रेचिंग के केस में लेंथ बढ़ता है तो एरिया पे भी चेंज आता है। यही पर्पस था इस क्वेश्चन को बताने का, ठीक, कि अगर आपने उसी वायर को, सेम वायर को खींचा, आपने स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया, भाई खींचने के लिए फोर्स तो लगाओगे ना, फोर्स लगा के खींचा तो देखो वो टायर की जो मोटापा है वो पहले से कम हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी, तभी तो उसकी एरिया पे चेंज आएगा। समझ गए? तो इतना ध्यान रखना। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, कोई चीज को खींचो फिर देखो, उसको ऑब्जर्व कर लो, पहले वाले भी और अब खींचने के बाद भी, तो देखो दोनों की एरिया। समझ गए? तो एरिया पे फर्क आएगा तो कहोगे अब सर फर्क आएगा तो कितना आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि लेंथ जितना बढ़ेगा उतना एरिया क्या होगा, कम होगा। अगर लेंथ ट्वाइस हुआ तो एरिया हाफ होगा, अगर थ्राइस हुआ तो एरिया 1/3 होगा, a/3। अगर 4 टाइम्स हुआ तो एरिया a/4 हो जाएगा। समझ गए? लेकिन किस केस में, फिर से बोल रहे हैं, किस केस में, इस केस में, ठीक। अगर ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, स्ट्रेचिंग या बाय पुलिंग, पुलिंग भी कह सकते हैं, बाय पुलिंग, तो समझ लो कि केस वही है। और अगर ये नहीं दिया है तो लेंथ ऐसे लिख सकते हैं कि अ वायर ऑफ लेंथ L एंड ए डियर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैविंग रेजिस्टेंस, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं तो बोल रहा हूं, आप इसको लिखो। अ वायर हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैविंग रेजिस्टेंस 10 ohm, then what will be the new resistance when length becomes 2 times? बस length becomes 2 times, या what is the new resistance when length is twice? तो इसका मतलब यह है कि, और दोनों कॉपर वायर का सेम मटेरियल कह देंगे, ट्वाइस ऑफ सेम मटेरियल। तो इसका मतलब क्या है, वहां पे लिखा ना आपने, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ इज ट्वाइस ऑफ सेम मटेरियल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस केस में स्ट्रेच और पुल नहीं हो रहा है। भाई एक तार था ऐसे, एक तार यहां था, ये L था, और यहीं पे एक तार और ला दिए जो कि ये 2L हो गया। मतलब ये दूसरा तार है, भले उसी मटेरियल से बना है, भले उसी मटेरियल से बना है, लेकिन ये L था और ये क्या हो गया, दूसरा तार हो गया 2L। फिर पूछें कि इसमें 10 ओम है तो बताइए इसमें कितना होगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर यही कह दिए कि यही तार को स्ट्रेच कर दिया गया तो ये 2L हो गया, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, a/2। अगर नहीं है तो एरिया आपको वो देंगे
ए ही रखोगे आप, ठीक है। एरिया अगर नहीं देंगे तो आप ए ही रखोगे, अगर स्ट्रेचिंग वाला केस नहीं होगा तब। स्ट्रेचिंग होगा तो ये 2l है, a/2। समझ में आया, कोई दिक्कत? हाँ, ये है खेल इसमें, समझ गए। तो अब यहां पे पूरी कहानी का खुलासा हो गया, सारे राज खुल गए, पर्दा खुल गया और आपको सब पता चल गया। तो ये a/2 हो जाएगा और r न्यू कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, वही 4 आ जाएगा और रो l/a हो जाएगा, कोई दिक्कत? और ये आपका दूसरा आ जाएगा। फिर डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 ओम अपॉन r न्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा रो l/a और ये हो जाएगा 4 रो l/a। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये 10 अपॉन r न्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर, तो r न्यू कितना हो जाएगा 40 ओम। देखो आंसर, देख लीजिए। ये चिन्ह अगर ये आपका ऊपर गया मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल गया 2/a हो गया, तो 2 2 4 हो जाएगा रो l/a। हमने डिवाइड कर दिया तो ये आपका कैंसिल हो गया, 1/2 ये हो गया और 1/4 इधर 40 ये। अब देखिए इसका 4 गुना क्यों हो गया, ध्यान से सुनिएगा। 10 है, 4 गुना क्यों हो गया, लेंथ कितना है, बड़ा है ट्वाइस, तो r क्या होता है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हुआ, तो लेंथ ट्वाइस हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, ट्वाइस हुआ, 2 टाइम्स हुआ। तो एक इसका 2 टाइम्स कर लीजिए तो 20 हो गया कि नहीं, एक लेंथ की वजह से ट्वाइस हो गया। और सुनिएगा r जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। तो इसका मतलब अगर एरिया ट्वाइस होगा तो रेजिस्टेंस आधा होगा, और एरिया, ये चीज समझ में आया, बिल्कुल आया। देखिए R क्या होता है, मैं आपको यहां पे समझाऊं बिल्कुल अच्छे से। एक आपका R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, इसका मतलब L अगर ट्वाइस हुआ तो ये भी ट्वाइस होगा, तो L ट्वाइस हुआ कि नहीं हुआ, तो लेंथ भी सॉरी रेजिस्टेंस भी ट्वाइस होगा, तो रेजिस्टेंस ट्वाइस हुआ तो ये भी ट्वाइस हुआ 20 ओम। एक इसका हो गया और दूसरा एरिया क्या हो गया, आधा हो गया। तो रेजिस्टेंस क्या होता है 1/8, मतलब एरिया अगर आधा हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया। देखिए ये 1/1/2 करिए, ये ऊपर चला जाएगा तो R भी क्या हो गया, ट्वाइस भी हो गया। इसका मतलब ये भी इसका भी क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। देखिए इसका भी इसका ट्वाइस हुआ, तो ये दो ट्वाइस मिल करके, ये वाला मिल करके ऐड करके 40 ओम बना, तभी ये 4 टाइम्स हुआ। एक ट्वाइस लेंथ की वजह से हुआ और एक रेजिस्टेंस का जो ट्वाइस हुआ, रेजिस्टेंस का ट्वाइस वो एरिया की वजह से भी हो गया, तो इसीलिए 4 टाइम्स हो गया। 2 + 2 4 टाइम्स। एक लेंथ की वजह से ट्वाइस हो गया और एरिया क्योंकि आधा कर दिए थे तो ये डबल हो जाएगा, 2 हो गया पहले का, तो ये 2 हो गया, तो इन 2 कर दिए, 2 से 20 ओम हो गया, तो ये 20 20 40 ओम हो गया। आप ओरली ऐसे भी कह सकते हो। अगर किसी के पास टाइम की लिमिट है, जैसे कंपटीशन एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम में है तो आपको ऐसे करेंगे, कंपटीशन एग्जाम में है तो आप ऐसे करोगे। आई बात समझे। और स्ट्रेस का केस नहीं है तो ये नहीं करेंगे, ये हटा देंगे स्ट्रेस का केस में। ये स्ट्रेस के केस में नहीं है, यही है 20, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिजल्ट आंसर कितना आएगा, 20 ओम आएगा, क्योंकि लेंथ ही तो बड़ा हो रहा है, एरिया तो वही। समझ में आया, कोई दिक्कत?
चलिए रब करते हैं। बहुत ध्यान से बेटा पढ़िएगा, बहुत अच्छी 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 चीज, एक एक चीज को हम आपको बताएंगे। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज डेफिनेशन हो, कोई भी नहीं छूटेगा टॉपिक, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी हो गया का ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्या होता है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? देखिए ओम्स लॉ, आपको पता है रेजिस्टेंस की जो यूनिट है SI यूनिट ओम, उसको कौन दिया है? ये ओम भैया ने दिया है, ठीक है। अपने ही नाम का इन्होंने SI यूनिट दे दिया है। चलिए ओम्स लॉ क्या होता है? एक हमारे जर्मन साइंटिस्ट है थे कहते हैं ग्रेट पीपुल्स नेवर डाई। जो महान व्यक्ति होते हैं वो कभी नहीं मरते, उनके सिर्फ शरीर मरती है, यादें ताजा होती है। जो करके जाते हैं वो ताजा होती है। देखिए महात्मा गांधी, देखिए आज भी उनको माना जाता है। कोई ऐसा शख्स है जो महात्मा गांधी को ना जानता हो, सबके दिमाग दिल में बसे हुए हैं। इसीलिए ऐसा इंसान बनो कि सामने वाले के दिमाग में कम, दिल पे राज करो। और वो तभी हो सकता है जब आपको क्या बनना है? आइडियल एमीटर। देखो ले रिवाइज हो गया, आइडियल एमीटर बनना। आइडियल एमीटर मतलब क्या? आइडियल एमीटर में क्या? रेजिस्टेंस जीरो। रेजिस्टेंस जीरो मतलब हमें गंदी आदत को हटाना है, एकदम खत्म करना है, तब हम आइडियल स्टूडेंट बन जाएंगे। वहां एमीटर, हम आइडियल स्टूडेंट हो गए, ठीक है। देखिए ओम्स लॉ क्या है? ओम्स भैया ने कहा है कि देखो अगर आप कोई चीज दौड़ रहे हो, देखो आप दौड़ रहे हो, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड पे दौड़ रहे हो। आपको अगर तेज दौड़ना है तो आप क्या करोगे? एनर्जी और ज्यादा लगाओगे, आप एनर्जी और ज्यादा लगाएंगे, और जब आपको और एनर्जी लगाएंगे तो और तेज दौड़ेंगे। ऐसा तो नहीं बहुत एनर्जी लगा रहे हैं तो उसी स्पीड से दौड़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं तो ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं, समझे। ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा भूख लगेगी, ज्यादा भूख लगे तो ज्यादा खाना खाएंगे। आई बात समझ में? तो ठीक उसी प्रकार ओम्स भैया ने एक दो बैटरी लिया, ऐसे एक बैटरी लिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, और एक बैटरी ये लिया, ये है पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपका 10 वोल्ट की बैटरी है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का कितना है? 10 वोल्ट है। और ये आपका 5 वोल्ट है। सॉरी ओम लगा रहे हैं, पाप पड़ेगा, ठीक। तो ओम भैया ने कहा, इन्होंने यहां पे मेजर किया इसका क्या? करंट, यहां पे मेजर किया, और इस बैटरी को लिया और यहां पे मेजर किया करंट। तो इसका करंट जो है, इसका जो करंट है और इसका करंट इन्होंने देखा अलग आ रहा है। क्यों अलग आ रहा है? खुद देख लीजिए, क्योंकि इस पे लगाया गया जो पोटेंशियल है वो अलग है, अलग है। ये 10 वोल्ट का, ये 5 वोल्ट का है। आप ये बताओ, अभी हमने आपसे कहा कि अगर आप कम ताकत लगाओगे तो स्पीड कम रहेगी, अगर आप ज्यादा ताकत लगाओ तो स्पीड ज्यादा रहेगी। ऑब्वियस बात, ठीक है। गांव के लोग को देखो, बड़े बुजुर्ग हुए, देखो गांव के लोग को बहुत कम मोटा देखोगे। मैं तो मोटा हो गया, कम करेंगे बेटा। देखिए गांव के लोग को देखो, वो लोग क्या है? दौड़ते हैं, काम ज्यादा करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं। फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं तो डाइजेशन भी जल्दी होता है। डाइजेशन क्यों? क्योंकि मशीन ज्यादा तेज चलती है। मशीन चलती है तो उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो वो आपको फूड पे अटैक करेगा, स्टमक में, वो वहां से एनर्जी लेगा, एनर्जी लेगा तो क्या होगा? खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा। कोई भी देखिए, बहुत दूध अच्छी खासा पी लेते हैं, मक्खन, मलाई, घी सब, लेकिन सब डाइजेस्ट कर लेते हैं, शरीर वैसे वैसे रहती है। क्यों? वहां ज्यादा काम होता है, ज्यादा काम करते हैं, खेती का काम करते हैं,
चलने का काम करते हैं, फिजिकल वर्क ज्यादा होता है तो ज्यादा डाइजेशन जल्दी होता है, और जल्दी डाइजेशन होता है तो भूख भी जल्दी लगती है। क्यों? क्योंकि फिजिकल वर्क में एनर्जी भी ज्यादा लगानी पड़ती है। तो ठीक उसी प्रकार जिसमें कम ताकत ज्यादा ताकत लगाएंगे उसमें करंट ज्यादा होगा, ये ओम भैया ने कहा। इन्होंने इनका मेजर किया और ये ध्यान में देखा कि इन दोनों का करंट अलग है, और दोनों का करंट में क्या हुआ कि I1 ज्यादा है किससे? I2 से। इन्होंने ये देखा, ठीक। और कितना है वो उन्होंने कहा कि ये डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस में। ये देखिए इसका जस्ट आधा है तो इसका मतलब करंट भी क्या होगा? इसका ट्वाइस होगा। आई बात समझ में? ये जितना होगा करंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका ट्वाइस ये होगा। ये ओम्स भैया ने कहा है, ओम्स लॉ ने कहा है कि आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ही उसी रेट से काम करने की जो क्षमता है वो ज्यादा होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? यही तो फॉर्मूला था, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, पर यूनिट चार्ज तो है ये, वो ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना वर्क डन पर यूनिट चार्ज ज्यादा होगा। मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा, और इलेक्ट्रॉन का ज्यादा फ्लो कराना मतलब करंट का ज्यादा फ्लो करना। हमारा ज्यादा काम करना, ज्यादा काम का मतलब हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी का मतलब कि हमको भूख भी ज्यादा लगेगी। वही चीज यहां है, समझ रहे हैं? तो ये है ओम्स भैया ने कहा है कि ओम्स लॉ ने कहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through the conductor, but TNC terms and conditions, कुछ इसकी कंडीशंस है जिस पे तभी ओम्स लॉ लगता है। वो कंडीशंस क्या है देखिए, ये समझ में आया? देखिए ओम्स लॉ ने कहा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये क्या है? V क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? I के। V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, जिसमें V क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और I क्या है? करंट। ठीक, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये करंट। तो इसका मतलब इन्होंने ये कहा है कि अभी हमने 10 वोल्ट की जो बैटरी है वो ज्यादा करंट देगी, और 5 वोल्ट की करंट इससे कम होगा, इसका आधा होगा। तो इसका मतलब कि वोल्टेज को बढ़ाते जाओ करंट बढ़ता जाएगा, वोल्टेज को बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज को कम करो करंट कम होगा। ठीक, काम ज्यादा करो तो भूख भी ज्यादा लगेगी, काम कम करो तो भूख भी कम होगी। आप दिन भर बैठे रहो, देखो भूख जल्दी नहीं लगी, क्योंकि पेट हमेशा लोड रहेगा, फिजिकल वर्क नहीं किया आपने, इसीलिए पेट ज्यादा निकलता है जितने भी ऑफिस के सिटिंग वाले होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमको माइंड के साथ साथ फिजिकल वर्क भी करना चाहिए। ये हो गया। तो V क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बट कंडीशन बेटा एक चीज है, कंडीशन है इसके अंदर एक कंडीशन है। कंडीशंस ये है कि इसमें 2 चीज कांस्टेंट रहती है। फर्स्ट चीज, पहला टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अब ओम्स लॉ को अगर डिफाइन करें तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर या एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस applied to the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। देखो बहुत आसानी से यही सिर्फ याद हो गया, कोई जरूरी नहीं है रटना कि कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इन द कंडक्टर अप्लाइड कुछ नहीं भाई। वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। करंट क्या होता है? फ्लो होता है। करंट क्या होता है? फ्लो होता है। वोल्टेज अप्लाई होता है, बस। अब ध्यान रखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट ए गिवन टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब उस कंडीशन में टेम्परेचर सेम होना चाहिए। टेम्परेचर अगर बदला बेटा
तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, आई बात समझे। एक तार है, पता चला उसको आपने मोमबत्ती के ऊपर रख दिया तो वहां टेम्परेचर क्या हो गया, बदल गया, तो ओम्स लॉ वहां नहीं होगा। अगर आप इस कमरे में तार रखे हो तो टेम्परेचर यहां का वही है, तो यहां अगर टेम्परेचर चेंज जब तक नहीं होता है तब तक ओम्स लॉ ये अप्लाई होगा। जैसे आपने टेम्परेचर बदल दिया ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, फिर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए उस तरीके से ओम्स लॉ अप्लाई होगा, पर उसका कंपैरिजन करोगे तो वो ओम्स लॉ नहीं अप्लाई होगा। आई बात समझ में, मतलब टेम्परेचर चेंज हो गया तो पहले वाले टेम्परेचर जो ओम्स लॉ का एप्लीकेबल था और बाद वाले टेम्परेचर का अगर उसी टेम्परेचर देखें तो दोनों में डिफरेंस आएगा। हो सकता है इस रेट से जो बढ़ रहा है शायद उस रेट से ना बढ़े, लेकिन बढ़ेगा जो, ठीक है। तो वोल्टेज अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। तो अब इसकी कंडीशन ये है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, अब V जो होता है ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसको इक्वल में चेंज कर लेते हैं और I R रख देते हैं। और R क्या है बेटा, R इज कांस्टेंट, R क्या है, कांस्टेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। R कांस्टेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। मतलब एक आपने ये वायर ले लिया, ठीक है, वायर लिया, तो इसी वायर का, इसी के वायर में आप बैटरी लगा रहे हो, ठीक है, ये वायर पे आप बैटरी लगा रहे हो, इसमें प्लस है, ये माइनस है, ठीक। अब इसकी पहले क्या था, 5 वोल्ट की बैटरी लगाए, तो 5 वोल्ट की बैटरी लगाए क्या, तो उसी हिसाब से करंट गया, ये बताओ। और फिर उसके बाद 5 वोल्ट हटा करके 10 वोल्ट की लगाएंगे तो क्या हो गया, वोल्टेज बढ़ा दिए, वोल्टेज बढ़ा दिए, करंट भी बढ़ गया, करंट भी बढ़ गया, लेकिन तार तो बेटा वही है ना, तार चेंज किया क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब तार वही है, इसका मतलब आर क्या है, रेजिस्टेंस वही है। उस तार जो लगा है, तार को तो नहीं चेंज किया ना, तार में क्या लेंथ बढ़ाए, एरिया को छेड़े हम, रेजिस्टिविटी को छेड़े, उसके मटेरियल को छेड़े, नहीं ना। टेम्परेचर तो ऑलरेडी इसमें ओम्स लॉ में कह दिया कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, वही तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इसीलिए रेजिस्टेंस को हमने कांस्टेंट लिया। बेटा पूछ लेंगे व्हाई रेजिस्टेंस इज टेकन एज कांस्टेंट, बिकॉज इन दिस द लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई R इज टेकन एज कांस्टेंट इन ओम्स लॉ। क्लियर है, तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक। और यहां पे टेम्परेचर को, यहां पे वोल्टेज बढ़ाते जाओ, वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ता जाएगा, यही ओम्स लॉ ने कहा है। तो समझ गए इस, तो ये 2 कंडीशन है, पूछ लेंगे विच 2 सब्सटेंस या विच 2 आइटम इज कांस्टेंट, तो 2, एक टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, दोनों ओम्स लॉ में कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तब ये आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, ठीक। अब इसी ओम्स लॉ में 2 चीज होता है, पहला एक होता है ओमिक कंडक्टर। पहले आपको हम ग्राफ बताते हैं, देखिए ग्राफ क्या है, ये आपका y है, ये x है, ये आप एनसीईआरटी किताब में यही दिया v और i का, ये y है, ये x है, और ये आपका ग्राफ ऐसे, ठीक, सीधा नहीं, देखो ये, ठीक है, इस यूनिफॉर्मली एकदम, मतलब वोल्टेज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरीके से। मतलब अगर करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, देखिए तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है, ये 1, अगर करंट भी तो वोल्टेज भी, देखिए वोल्टेज 2 हो गया तो करंट भी
2 हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर करंट ये 3 हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपका 3 वोल्ट का बैटरी। ठीक, तो देखिए जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसी रेट से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ पूछते हैं, इसको कहते हैं लीनियर ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये होता है ग्राफ ओम्स लॉ का। ठीक है, तो यही ऐसे ही बनाए थे उन्होंने। 5 वोल्ट भी लिया तो देखा उस हिसाब से करंट बढ़ा, 10 वोल्ट भी लिया तो उन्होंने क्या, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन यही होता है कि उन्होंने वोल्टेज को बढ़ाते गए तो करंट उनका बढ़ता गया। तो ये नहीं कि आज वोल्टेज बढ़ाए तो कल बढ़ेगा करंट, ऐसा कुछ नहीं, तुरंत बढ़ा। बट उन्होंने ये भी कहा कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे और रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब तार को नहीं बदलना है। समझ गए? ठीक, ये आपका ग्राफ होता है। एनसीईआरटी में वी और आई, ये मान लीजिए यहां तो हमने आपको बताया ये बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये और ओम्स लॉ किस किस कंडक्टर में होता है? ये सेमीकंडक्टर के लिए नहीं है ओम्स लॉ। देखिए ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स मतलब वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। वो क्या होता है बेटा, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक, इसका ग्राफ जो हमने आपको बताया अभी ओम्स लॉ का, इसका ग्राफ वही होता है, ऐसे वाला, ये V, ये I, इस तरीके से। ठीक है, और नॉन ओमिक कंडक्टर ऐसे, ये भी है ऐसे, ये नॉन ओमिक कंडक्टर है। ठीक है, ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, मतलब वोल्टेज तो अपने रेट से बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट कभी थोड़ा बढ़ रहा है तो कभी ज्यादा बढ़ जा रहा है, फिर थोड़ा फिर ज्यादा, ऐसे करके नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, मतलब सेम रेट से नहीं बढ़ रहा है। तो ये आपका ओम्स लॉ है, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे V इक्वल्स टू IR। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई परेशानी? ठीक, तो आज के लिए आशा करते कुछ क्वेश्चंस था, इसीलिए हम टॉपिक को ज्यादा नहीं पढ़ा पाए, तो आज के लिए यही रहते हैं। फिर अगले पार्ट में हम लोग रेजिस्टर्स इन सीरीज और पैरेलल देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इसे खत्म फिनिश करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर्स समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, इस चैनल को, ये आपका चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम एक्सपेंड करिए, ताकि उन बच्चों के भी पहुंच जाए जो बच्चे वाकई में इसके अच्छे समझ में। हम चाहते, देखो हमारा क्या मानना है, ये सभी का मानना है, अच्छी आदत होती है कि कोई चीज अगर अच्छी चीज है तो उसको आप ये एक्सपेंड करो, मतलब उसको शेयर करो। शेयर करने से क्या होता है ना, वो चीज और बढ़ती है। नॉलेज कभी भी छुपा के नहीं रखी जाती, शेयर की जाती है, और जितना आप शेयर करोगे उतना और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ठीक है हमारे प्यारे बच्चों, ओके, बाबा टाटा, अगले लेक्चर मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय।